हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है एंड आज का हमारा टॉपिक है नोटिस ऑफ कैंडिडेचर ऑफ अ पर्सन फॉर डायरेक्टरशिप अंडर सेक्शन 162। मीनिंग कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो डायरेक्टर की पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं एक कंपनी में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि कोई भी कर सकता है। अगर वो कॉमन मैन है तो क्या वो कर सकता है? यस, वो भी कर सकता है। तो एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज़ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 के अलावा जो भी है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आज अप्लाई करना चाहती हूँ एक ऐसे पोस्ट के लिए, ऐसे पोस्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए जो आगे जाके रिटायरिंग होने वाला है अंडर सेक्शन 152। सेक्शन 152 क्या है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ मैं। सेक्शन 152 वो बोलता है कि सेक्शन 152 बेसिकली सबसेक्शन 6 वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी है उसके एवरी एजीएम में ना उसका 2/3 ऑफ द डायरेक्टर आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अगर वो वाला कैटेगरी का पर्सन भी अगर सेक्शन 162 में अप्लाई करना चाहता है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप तो वो कर सकता है, क्योंकि वो सिंस ही इज़ अ न्यू डायरेक्टर, फ्रेश फेस है तो कर सकता है। बट अगर वो नेक्स्ट एजीएम में एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है तो उसको इस सेक्शन के अंडर में कोई भी नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। माई सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या एक आम बंदा अप्लाई कर सकता है कंपनी में डायरेक्टर के लिए? तो यस, हाँ कर सकता है। क्या मेंबर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप? यस, कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे मेंबर अप्लाई कर सकते हैं जो कोई और बंदे को या कोई और पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं कंपनी में या डायरेक्टर पोस्ट के लिए प्रपोज करना चाहते हैं? तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और वही लोग नोटिस सर्व कर सकते हैं कंपनी को। फर्स्ट, कोई भी मेंबर कंपनी का खुद अपने लिए नोटिस सर्व कर सकता है। कोई भी मेंबर कंपनी का दूसरे के लिए कर सकता है, और कोई भी ऐसा मेंबर कंपनी का जो दूसरे मेंबर के लिए ये नोटिस सर्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर अजय वॉन्ट्स टू होल्ड द पोजिशन ऑफ ए डायरेक्टर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी, इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो क्या ये मिस्टर अजय अपने आप को डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में? द आंसर इज क्लियर शॉर्ट, यस, वो कर सकता है। इफ सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटेंड्स टू प्रपोज मिस्टर अजय फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप, यस, वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे मेंबर्स हैं, सपोज करो इस एग्जाम्पल में अजय मेंबर नहीं है कंपनी का, तभी भी वो जो मेंबर्स हैं ना अजय के लिए ये नोटिस सर्व कर सकते हैं। अगर अजय मेंबर है तभी भी कर सकते हैं। तो मेंबर्स अगर किसी के लिए डायरेक्टरशिप के लिए नोटिस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर ही हो। तो सेक्शन 162 क्लियर कट राइट देता है सभी पर्सन्स को, सभी इंडिविजुअल्स को, कि आप आओ और हमारी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। अभी यहाँ पे एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बोला ना, तो कोई बॉडी कॉरपोरेट अगर मेंबर है कंपनी का तो वो भी कोई पर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप। नेक्स्ट, कि जो नोटिस है वो कब देनी है, कब तक देनी है, मतलब व्हाट इज़ द टाइम लाइन फॉर सर्विंग द नोटिस, और नोटिस एक्चुअली में कहाँ पे सर्व करना है। तो जो नोटिस होगी, अगर वो कंपनी अगर कोई पर्सन अपने लिए वो नोटिस देना चाहता है कंपनी में, तो फर्स्ट नोटिस शुड बी इन राइटिंग। सेकेंडली, वो उसको 14 डेज पहले, जनरल मीटिंग के 14 डेज पहले वो नोटिस कंपनी में देनी है। नोटिस में उसका सिग्नेचर होना पड़ेगा, उसका नाम होना पड़ेगा, कंटेंट होना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। अगर कंपनी का कोई मेंबर नोटिस सर्व कर रहा है किसी और पर्सन के लिए, तो उस मेंबर का जो नोटिस सर्व करवाना चाहता है किसी और पर्सन के लिए, तो किसी और पर्सन का सिग्नेचर वगैरह नहीं चाहिए हमें, उस पर्सन का चाहिए जो नोटिस सर्व करना चाहता है। तो अगर मेंबर करना चाहता है तो मेंबर प्लस उसके नाम, एड्रेस, उसके जो शेयर डिटेल्स हैं वो सभी चीज़ें, और उसका सिग्नेचर राइटिंग में उसको कंपनी को दे देना है। 14 डेज, कंपनी की जनरल मीटिंग होने से 14 डेज पहले पहले उसे दे देना है। और वो
जो नोटिस है वो कहाँ देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में देनी है। कंपनी की जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वहीं पे देने हैं। सेकेंड कि जो नोटिस सर्व करेंगे ना, तब हमको उसके साथ में 1,00,000 रुपीज़ डिपॉजिट का भी देना है। ये क्यों आया क्राइटेरिया, 1,00,000 क्यों देना है, जब क्यों देना है कि 1,00,000 रुपीज़ अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग? ये इसलिए देना है, पहले ये अर्लियर सेक्शन में 1956 में ये 1,00,000 का क्राइटेरिया नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ 500 का क्राइटेरिया था। अभी 1,00,000 का इसलिए डाला है, इंटेंशन ये है कि क्योंकि ये सेक्शन छूट दे रहा है ना कि कोई भी आदमी आके डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्या हो सकता है ना कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी आएगा और बोलेगा मुझे डायरेक्टर बनना है, क्योंकि इसमें कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, उसको क्या करना है, सिर्फ एक नोटिस ही तो लिख के देनी है, तो कोई भी आके अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि कोई भी ऐरा गैरा बंदा ना आ जाए कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, इसलिए उसने 1,00,000 रुपए का क्राइटेरिया रखा। और ये जो 1,00,000 रुपया का क्राइटेरिया है ये इसलिए रखा गया तो क्योंकि एक हैवी अमाउंट है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करेगा जब तक वो ये श्योर नहीं हो जाए कि मेरे में इतनी पोटेंशियल है कि मैं उस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ। जिसमें वो पोटेंशियल है ना, वो अमाउंट के लिए इतना माइंड नहीं करेगा। सिर्फ वही बंदे जो पोटेंशियल हो अप्लाई करे, इसलिए ये अमाउंट का 1,00,000 रुपया क्राइटेरिया डाला गया है। दूसरा कि कंपनी क्या करेगी, अब जैसे मेंबर ने या जो भी बंदा बनना चाहता था कंपनी में डायरेक्टर, उसने नोटिस दे दिया कंपनी को। अब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पहला क्वेश्चन, क्या कंपनी के पास ये राइट है क्या कि कंपनी उस नोटिस को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी दूसरा बंदा उसकी कंपनी में आए, या जो बंदा जिस पर्सन ने अप्लाई किया है फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप वो एलिजिबल ही नहीं लगता बोर्ड को। तो बोर्ड को चाहे एलिजिबल लगे चाहे नहीं लगे, कंपनी को एलिजिबल लगे चाहे नहीं लगे, कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एटलीस्ट अपने शेयर होल्डर्स को इस इंटीमेशन के बारे में इस नोटिस के बारे में इंटीमेट ज़रूर करे। कंपनी की ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो वो नॉन कंप्लायंस होगा, प्योरली नॉन कंप्लायंस होगा। कंपनी को क्या करना है, अपने मेंबर्स को ये जो इंटीमेशन है वो देना है। कंपनी कैसे देगी? कंपनी क्या कर सकती है, इंडिविजुअल नोटिस सभी मेंबर्स को सेंड कर सकती है। चाहे वो नोटिस वो मेल भी कर सकती है, अगर मेंबर्स की उसके पास रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है तो वो डायरेक्टली उस ईमेल एड्रेस पे इन्फॉर्म कर सकती है, या फिर वो बाय पोस्ट दे सकती है। अभी कंपनी ने सोचा यार अगर मैंने ऑलरेडी जनरल मीटिंग की नोटिस सभी को भिजाई है तो उसमें मेरा ऑलरेडी इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा इसमें क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मेंबर्स हैं, सभी को अगर मैं बाय पोस्ट देने लगा, मेरे पास मेल एड्रेस नहीं है और सभी को मुझे बाय पोस्ट देने लगा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, या फिर कंपनी के पास इनफ टाइम नहीं है देने के लिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकती है। चाहे वो कुछ भी करे, नोटिस सर्व करे या एडवर्टाइजमेंट दे न्यूज़पेपर में, उसको ये जो काम है ना वो 7 डेज़ पहले पहले कर देना है। मीटिंग होने से 7 डेज़ पहले पहले उसको या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देना है उस इंटीमेशन का, या फिर इंडिविजुअली नोटिस सर्व कर दो मेंबर्स को। बट अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने से काम नहीं चलेगा, या कोई भी आपने रैंडमली सोच लिया कि इस न्यूज़पेपर में मैं दे देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी की जहाँ पे भी है उस जगह का जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोकल लैंग्वेज चलती है ना, उस लोकल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर में देना है आपको, प्लस उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है, उस इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। अगर आपके पास कंपनी की वेबसाइट भी बनी हुई है तो वो नोटिस आपको वेबसाइट पे भी डाल देना है, बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपको नोटिस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर कंपनी की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है तो कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये जो नोटिस है वो इन दोनों कामों के साथ साथ, इन दोनों में से कोई एक काम के साथ प्लस उसको ये भी करना पड़ेगा, वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा। डाल दिया। अब क्या ये जो अमाउंट मैंने जो डिपॉजिट किया है तो क्या ये मुझे वापस मिल सकता है, इज़ इट रिफंडेबल? सो आंसर इज़ पार्शली यस, कि हाँ
सिर्फ 2 ही केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको वो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो मिल सकता है। अगर आपका जो रिजोल्यूशन है वो पास हो गया, यानी कि आप डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो गए, आप डायरेक्टर बन गए, मंजूरी दे दी गई कि हाँ आप डायरेक्टर बन जाओगे, तो आपको वो आपके 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। या फिर आपको वो जो रिजोल्यूशन है ना, उस रिजोल्यूशन में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग कास्ट हुई है, वो 25% जो है ना, सपोज करो अगर 100 लोगों ने वोट दिया है, 100 लोगों ने वोट कास्ट किया है, अगर आपके पास आपके फेवर में 30 लोग अगर खड़े हुए, 30% आपके फेवर में खड़े हुए हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। 26 भी खड़े हुए हैं तो भी आपको मिल जाएगा। 25 खड़े हुए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। 24 खड़े हुए हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ 2 ही केसेस में वो अमाउंट, 1 लाख वाला अमाउंट रिफंड होगा। Either you become a director, you are getting elected as a director, or you get 25% of the total vote cast in your favor. इन 2 केसेस में you'll get the amount as refundable. Otherwise वो अमाउंट forfeit कर लिया जाएगा, कंपनी उसे forfeit कर लेगी उस अमाउंट को। सो क्या सभी को ये डिपॉजिट वाला क्राइटेरिया देना है? अर्लियर सेक्शन में ये कंपनीज अमेंडमेंट 2017 आने से पहले ये ऐसा अज्यूम किया जाता था कि हाँ सभी को देना है, बट ये प्रोवाइजो आने के बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या अगर कंपनी में नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है, बिठाई हुई है, और वो डायरेक्टर को कोई पर्सन को रिकमेंड कर रही है एज अ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट करने के लिए, अगर नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी नहीं है और बोर्ड रिकमेंड कर रहा है कोई पर्सन को फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप, तब इन 3 केसेस में आपको 1 लाख वाला अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है। So you need to deposit amount only if you are not getting appointed as independent director, if you are not recommended by NRC, if you are not recommended by board. Otherwise you need to deposit the amount anyhow if you want to become a director. मतलब fresh face आ रहा है तो आपको 1 लाख वाला चीज़ डिपॉजिट करना है, वो नोटिस भी सर्व करना है, सब कुछ करना है उसी मैनर में। अभी इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर ये सेक्शन 160 अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज़ को ये सारी चीज़ें, मतलब वो कोई भी फ्रेश बंदे को लेने के लिए लायबल नहीं है। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी में सेक्शन 160 अप्लाई नहीं होता अगर सेक्शन 8 कंपनी की आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि जो उसमें जो डायरेक्टर का इलेक्शन होगा वो बाय बैलेट होगा। अगर ऐसा आर्टिकल में प्रोविज़न डाला है तो ये सेक्शन 8 के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। थर्डली की जो निधि कंपनीज़ है उसमें ये जो डिपॉजिट वाला क्राइटेरिया है ना, वो 1 लाख का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का है। 10,000 अगर आप सबमिट करते हो, डिपॉजिट करते हो तो भी चलता है, आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऊपर भी ये कुछ हद तक अप्लाई नहीं होता है कि अगर उस गवर्नमेंट कंपनी की जो पूरी की पूरी पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी है या फिर पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने। सपोज करो कि एक कंपनी है, उसके जो शेयर कैपिटल है वो थोड़े तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के हैं, थोड़े से सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और थोड़े से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो उस केस में आपकी गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऊपर ये जो सेक्शन है 160 वो अप्लाई नहीं होता है। अगर ऐसी कंपनीज़ की कोई सब्सिडरीज़ भी है ना, तो वो सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। और इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFC पब्लिक कंपनी, तो उसके ऊपर सेक्शन 160 अप्लाई होता है एज पर द आर्टिकल्स फ्रेम्ड बाय द कंपनी के आर्टिकल्स। आपको यू नीड टू चेक द आर्टिकल्स, जैसा लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग। अगर आर्टिकल्स में कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो 160 अप्लाई उसी अकॉर्डिंगली होगा, अदरवाइज नहीं। सो बेसिकली हम लोग ये कह सकते कंक्लूजन में कि प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर तो ये किसी भी सूरत हाल अप्लाई नहीं होता है। निधि कंपनीज़ को 1 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ 10,000 देने हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ की अगर पूरी की पूरी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, तो आपको सेक्शन 160 अप्लाई नहीं करना है। और सब्सिडरी कंपनीज, ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज़ की अगर कोई सब्सिडरी होती है तो वो सब्सिडरी की भी अगर एंटायर पेड अप कैपिटल वही गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है तो आपको उसमें भी
160 अप्लाई नहीं करना है। और सेक्शन 8 के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है बेसिकली, वैसी कंपनीज में आपको क्या करना है, चेक करना है आर्टिकल। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स आर टू बी इलेक्टेड बाय दी बैलेट, तो आपको ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रिजोल्यूशन पास होता है वो जनरल मीटिंग में होता है बाय शो ऑफ हैंड और बाय पोल ऑन डिमांड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अ पर्सन हु इज़ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152, आई गेस ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पर्सन हु इज़ अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 ओनली दोज पर्सनस आर एलिजिबल। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है। यानी कि अगर कंपनी अगर वो पर्सन उस कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है तभी वो इस नोटिस को सर्व कर सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको ये सारे क्राइटेरियाज अगर उसने फुलफिल किए तो वो बेशक कंपनी की डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और कंपनी का कोई भी हक नहीं बनता, कोई भी राइट नहीं है कि वो उसकी इस नोटिस को बिना शेयर होल्डर को फॉरवर्ड किए रिजेक्ट कर दे। So thank you friends, that's all for today, and my next video will be released on Saturday. If you have any queries regarding this topic or my previous topics, you can mail me anytime for your queries, and you can also comment me. Thank you.